नमस्कार दोस्तों, आज है 8 जनवरी और आज के प्रमुख करंट अफेयर्स पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला आर्टिकल है मानव मेटापन्यूमो वायरस जो एचएमपीवी है। तो इसको लेकर हमने कल भी डिस्कशन किया था। तो एचएमपीवी चर्चा में क्यों चल रहा है? तो हुआ क्या है, चाइना में वायरस फैला है। तो चाइना में वायरस के कारण भारत में ये चर्चा चल रही है, कहीं ये कोरोना वायरस टाइप का तो नहीं है। तो इस वजह से ये चर्चा में था। तो कल क्या हुआ है, अपने स्वास्थ्य मंत्री जो जेपी नड्डा हैं, उन्होंने वीडियो के माध्यम से एक बयान दिया है कि ये कोई नया वायरस नहीं है और पहले ये 2001 में पूरे दुनिया में फैल चुका है और ये नॉर्मल वायरस है। तो इस वजह से ये चर्चा में चल रहा है। तो हम इसके बारे में जानते हैं। एचएमपीवी क्या है? हवा के माध्यम से श्वसन में फैलता है। तो नॉर्मल जैसे सर्दी जुकाम फैलता है वैसे ही ये है। तो इसके लिए सर्दी जुकाम के ही लक्षण हैं और इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो ज़्यादातर जो वायरस वगैरह होते हैं उनके लिए कोई वैक्सीन है ही नहीं। तो ये वैक्सीन नहीं है, फिर इनका इलाज कैसे होता है? तो इस संक्रमण जो होता है उसका इलाज होता है। जैसे सर्दी जुकाम है तो सर्दी वाली दवा खाओ, खांसी है तो उसकी, तो ऐसे होता है। तो इसका वैक्सीन नहीं है, थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब हम वायरस के बारे में ही जानते हैं। तो एचएमपीवी भले ही ना है पर वायरस के पूरे की चर्चा हम करेंगे। तो एचएमपीवी एक कैसा है? आरएनए वायरस है। अब हमें जानना होगा वायरस को। तो वायरस दो प्रकार के होते हैं, या तो वायरस आरएनए वायरस होगा या वायरस डीएनए वायरस होगा। दोनों एक साथ नहीं होगा क्योंकि वायरस की खुद की कोई सेल होती नहीं है। तो सेल नहीं होगी तो उसमें स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो डीएनए आरएनए में से कोई एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा उसमें। तो ये होता है। और वायरस बना किससे होता है? तो जो वायरस की संरचना होती है वो किससे बनी होती है? ये संरचना जो है ये प्रोटीन की बनी होती है वायरस की, और उसमें अंदर होता है उसका जेनेटिक। तो अब जो एचएमपीवी वायरस है वो क्या है? एक आरएनए वायरस है। ज़्यादातर वायरस कैसे होते हैं? आरएनए वायरस ही होते हैं। तो ये क्या है? पैरामिक्सिमो विरिडाई परिवार है उससे संबंधित है और श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी जो है उसे, इन्फेक्शन को फैलाता है ये। अब वायरस के इसके बारे में देखें तो एचएमपीवी 2001 में नीदरलैंड में खोजा गया था और ये सभी श्रेणी के लोगों को प्रभावित करता है। तो एक हमने देखा है ये क्या ऐसा है, एक आरएनए वायरस है। और इसकी संरचना कैसी होगी? तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पर होती है क्योंकि आरएनए का स्ट्रैंड कैसा होता है? सिंगल होता है। अब एचएमपीवी के संरचना जो ट्रांसमिशन होता है तो नॉर्मल खांसने, छींकने, ऐसे एक दूसरे को छूने से। अब दूषित अगर है कोई तो फैल सकता है। इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम वाले ही इसके लक्षण हैं। चिकित्सक रोकथाम है तो कोई एंटीबायोटिक दवा, इसकी टीका अभी तक नहीं है। और जो दवा उपचार कैसे किया जाता है? तो बुखार को कम करने वाली दवा, ऑक्सीजन सपोर्ट, ये से कम करते हैं। तो ये हो गया इसके रोकथाम के लिए, वही है जो कोरोना के दौरान हुआ करता था। इनसे क्वेश्चन तो बनना कम है। अब ये जो है मेन कि वायरस क्या है? तो वायरस क्या होते हैं? एक अति सूक्ष्म गैर कोशिकीय। गैर कोशिकीय का मतलब क्या होगा? ये सेल इनमें नहीं होती तो कोशिका नहीं होती, तो गैर कोशिकीय होते हैं जो मेजबान होस्ट सेल को जीवित मतलब के बिना जीवित नहीं रह सकते। हम जानते हैं कि, कहते हैं कि वायरस जो होता है वो लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक कहीं भी निष्क्रिय रूप से पड़ा रहता है। इसी वजह से उसे जीवित और निर्जीव की कड़ी कहते हैं। पर जब वो किसी सेल के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो यही इसकी विशेषता होती है। तो ये एक गैर कोशिकीय जीव है और ये तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक इसे सेल नहीं मिलेगी। तो जैसे ही इसे होस्ट सेल मिल जाती है वो जीवित हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और जो बना होता है संरचना वो किसकी होती है? प्रोटीन कोट की होती है। तो कुछ कुछ ऐसा होता है वायरस, और ये संरचना जो बनी होती है इसकी किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। तो इसमें क्या होगा? अभी देखा हमने, डीएनए या आरएनए एक होगा, कोई दोनों नहीं होते। वायरस स्वतंत्र रूप से प्रजनन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वायरस का कोई सेल तो है नहीं। तो सेल टूट के प्रजनन होता है। तो सेल जब टूटेगी नहीं तो सेल ही नहीं है तो प्रजनन नहीं कर सकते। इसलिए क्या होते हैं? पैरासाइट, परजीवी कहा जाता है इन्हें। दूसरे जीव पे ही निर्भर होते हैं, दूसरी सेल पे निर्भर होते हैं। वायरस की संरचना क्या होती है? तो जो प्रोटीन की कवरिंग होती है उसे कहते हैं कैप्सिड। तो प्रोटीन जो बना होता है, प्रोटीन की कवर होती है, उसे क्या कहते हैं? कैप्सिड। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसे, कैप लगा है पूरे वायरस पे। तो कैप्सिड ऐसा लगता भी है संरचना कैप जैसी। तो कैप्सिड वाला है। जो आनुवांशिक होता है वो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होगा। कई बार हमने देख लिया ये। उसके बाद है लिपिड, देखते हैं। तो लिपिड कोई कुछ वायरस में मौजूद होते हैं। तो जो लिपिड होते हैं सेल में वो इसमें कुछ वायरस में मौजूद होते हैं। वर्गीकरण देखते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा ही। आनुवांशिक आधार पर वायरस दो प्रकार का होता है, एक डीएनए वायरस, एक आरएनए वायरस होता है।
तो ये है। अब डबल स्ट्रैंडर्ड होगा जो डीएनए होगा, एक पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस के साथ होते हैं इनकी रणनीति। अब वायरस के प्रकार देखते हैं, तो जो डीएनए वायरस होता है ज़्यादातर हमने देखा कि वायरस किससे होते हैं, जो आरएनए वायरस से होते हैं। तो चाहे एचएमपीवी हो, कोविड हो, डेंगू हो, जो ज़्यादातर वायरस होते हैं वो आरएनए वायरस। डीएनए से कौन से होते हैं, एक हार्पीज वायरस होता है और एक चेचक होता है। तो मुख्य में दो, डीएनए में कौन है, हार्पीज है, चेचक है। रेट्रो वायरस एक होता है, तो रेट्रोवायरस से होता है एचआईवी। तो एचआईवी भी हम जानते हैं कि वायरस से ही होता है, तो वो किस वायरस से होता है, रेट्रो वाले से। तो डीएनए जो आरएनए वायरस से कोविड होगा, डेंगू होगा, ये सारे आरएनए से होते हैं। तो ये याद रखने हैं। वायरस जनित बीमारियां जानते ही हैं, जो इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, पोलियो होता है। अब पोलियो का याद रखना है, पोलियो किससे होता है ना, वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा तो बुखार वगैरह सर्दी ये होता ही है, और मीजल्स भी होता है। वायरस और कैंसर, तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कैंसर का कारण भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है। हालांकि कैंसर वायरस से तो डायरेक्टली नहीं है संबंधित, पर कैंसर से हो सकते हैं। जैसे एचपीवी सर्वाइकल कैंसर होता है, उसका कारण कुछ वायरस बन सकते हैं। अगला है एक न्यूज़ कुलपतियों को लेकर। तो कुलपति हम जानते हैं वाइस चांसलर जो होते हैं। तो यूनिवर्सिटी में तो हुआ क्या है कि अपने जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने यूजीसी के साथ एक नए नियम तैयार करके उन्हें अभी क्या किया है, जारी किया है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो वाइस चांसलर होगा, कुलपति, उनके चयन कैसे होगा। तो एक समिति बनाई जाएगी जो कैसी होगी, सह चयन समिति होगी। तो एक चयन समिति होगी, सह चयन समिति, जिसमें लोगों का चयन किया जाएगा। ये मतलब चयन समिति होगी जो कुलपति का चयन करेगी वाइस चांसलर का। पात्रता क्या होगी, अभी तक ये माना जाता था या नियुक्ति की जाती थी, जो कुलपति होते थे, प्रोफेसर होना अनिवार्य हुआ करता था, कि प्रोफेसर ही तो चुने जाएंगे कुलपति, वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी के प्रमुख होंगे। पर अब क्या हो गया, उद्योग और प्रशासन में अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष का अनुभव रखता है, किसमें, इंडस्ट्री में या प्रशासन में, मतलब कोई पद पे हो सकता है, वो अगर 10 वर्ष का है तो वो भी इसके लिए पात्र हो सकता है वाइस चांसलर बनने के लिए। तो ये सब है। और इसके लिए जब पद पे चयन होगा तो समाचार पत्रों में बाकायदा विज्ञापन निकाला जाएगा। तो ये अब जो खोज सह चयन समिति हमने पढ़ा था, जो चयन समिति एक बनेगी, उसके बारे में देखें तो इसमें एक तो कुलाधिपति होंगे, चांसलर होंगे। नियुक्ति किसकी कर रहे हैं, वाइस चांसलर की, कुलपति की। और ये कौन है, कुलाधिपति। तो कुलाधिपति इसकी अध्यक्षता करेंगे, चांसलर होंगे यूनिवर्सिटी के। और यूजीसी के सदस्य होंगे, समिति के सदस्य, यूजीसी के जो सदस्य होंगे, क्योंकि अपने यहाँ जो यूनिवर्सिटी का सारे मानक हैं, सारी चीज तय कौन करता है, यूजीसी। तो यूजीसी समिति के सदस्य भी इसके सदस्य होंगे। और जो विश्वविद्यालय का नामित किया जाएगा उसमें भी कुछ परिषद में लोग होंगे उसके। तो ये कुल मिलाकर क्या करेंगे, कुलपति की नियुक्ति करेंगे, चयन समिति के द्वारा होगी, करेगा कौन, कुलाधिपति। तो कुलपति की नियुक्ति हो जाएगी, फिर कार्यकाल क्या रहेगा, तो 5 या 70 वर्ष। अब अपने संविधान में कई जगह पे 65 कहीं मिलता है, कहीं 62 मिलता है। तो ये वाली चीजें याद रखनी होती हैं। तो 5 साल या 70 वर्ष की आयु है, चूंकि ये अभी चेंज हुआ है तो ये आ सकता है पेपर में, 5 या 70। पुनर्नियुक्ति हो सकती है क्या, बिल्कुल है। एक और कार्यकाल के लिए पात्र हो सकते हैं। अमान्य नियुक्ति, नियमों के अनुसार अगर नियुक्त ना हो तो शून्य कर दिया जाएगा इसका। तो ये हो गया। और उसके बाद है, अगर कोई संस्था इसका पालन नहीं करती है, मान लो कोई संस्था है, मान लो पश्चिम बंगाल, या जहाँ सरकार विरोधी कुछ, मतलब सरकारों में अनबन चलती है, वहाँ अगर ये नियम पालन नहीं किए जाएंगे तो यूजीसी उन्हें बाहर कर सकता है, उनकी मान्यता छीन सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगला है मदुरै में टंगस्टन। तो मदुरै वाले एरिया में क्या हुआ है, टंगस्टन के लिए इंडस्ट्री लगाई जा रही थी, तो वहाँ के स्थानीय स्तर पर इसका विरोध चल रहा है। तो स्थानीय लोगों ने क्या किया है, भूमि पर पर्यावरणीय और धार्मिक प्रभाव को लेकर चिंतन व्यक्त की है मदुरै में। अब इस क्षेत्र के बारे में देखें तो क्यों यहाँ पे लोगों ने कहा है, तो लोगों ने कहा है यार, इस सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का ये क्षेत्र है, जहाँ 300 से अधिक मंदिर है, कई सारे पवित्र उपवन है, धार्मिक स्थल है, प्राचीन कृषि के यहाँ अलग तरीके से होती है। तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्री को लगाना, मतलब इन चीजों को खतरा उत्पन्न होगा। तो वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी है, इल्कू कुबाई करके है, इल्लू कुबाई, उसने यहाँ पे टंगस्टन खनन का अधिकार दिए गए थे, इस वजह से ये विरोध चल रहा है। तो वही पर्यावरणीय, ये सारी चिंताएं होती हैं, विरोध होते हैं, सेम पैटर्न होता है। पर्यावरणीय प्रभाव होगा, धार्मिक या कोई विरासत, मतलब सांस्कृतिक कल्चर हो जाएगा समस्या।
स्थानीय कृषि, जल संसाधन इन सब पे खतरा हो जाएगा। तो ये हुआ है। अब मेन है टंगस्टन के बारे में, ये तो आ ही सकता है खैर मदुरई के बारे में कि कहाँ पे ऐसा हुआ है, पर जो टंगस्टन के बारे में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो टंगस्टन एक दुर्लभ, भारी और घना धातु है जो सबसे अधिक गलनांक होता है। मतलब बहुत भारी धातु है टंगस्टन। जो बल्ब में टंगस्टन देखते हैं वो मुलायम सा लगेगा, पर असल में टंगस्टन कैसा होता है, दुर्लभ, भारी और बहुत घना होता है। तो ये गलनांक अब सोचो, अगर वो बहुत घना है, भारी है, तो उसका गलनांक गलेगा भी तो देर में ही। तो गलनांक बिंदु सबसे अधिक होता है, लगभग 3400-3500 डिग्री सेल्सियस पर गलेगा। मतलब लोहे से भी इसे ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और कैसे जाना जाता है, असाधारण कठोरता, गर्मी, जंग, टूट फूट के प्रतिरोध के लिए, मतलब कठोरता इसमें बहुत होगी, गर्मी, जंग सारी चीजें सह सकता है टंगस्टन। दिखावट में कैसा होगा, चमकदार सफेद कलर का होता है। किससे प्राप्त होता है टंगस्टन, ऐसे ही तो है नहीं कि सीधे पर मतलब मिलता हो खनिज के रूप में, तो किसी अयस्क से ही तो मिलता होगा। तो वो है सी लाइट करके, सी लाइट या वोल्फ्रामाइट करके है। तो देखो टंगस्टन बल्बों में यूज होता है, तो लाइट जलती है, तो लाइट से याद कर लेना, सी लाइट एक ऐसा अयस्क है जिससे क्या निकलता है, टंगस्टन बन जाता है। तो सी लाइट जो बना होता है वो किससे है, उसमें होता क्या है, कैल्शियम टंगस्टाइन, टंग स्टेट करके, तो इसी से निकल के बना है टंगस्टन। तो कैल्शियम टंग स्टेट करके है वो एक सी लाइट, एक मतलब अयस्क है। दूसरा है वोल्फ्रामाइट करके, तो वोल्फ्रा बल्फ करके याद कर लेना, वोल्फ्रामाइट है। ये लौह मैगजीन टंगस्टन से बना हुआ है। खनन और खनिज जो अधिनियम आया था 1957, टंगस्टन एक प्रमुख खनिज के रूप में भारत में जाना जाता है। तो कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो गौण होते हैं, कम होते हैं, प्रमुख नहीं होते हैं, कुछ खनिज होते हैं प्रमुख। तो टंगस्टन भारत के प्रमुख खनिजों में है शामिल, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस अधिनियम के अंतर्गत ये तय किया जाता है, तो 1957 के खान। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसी समय आई थी, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही इंडस्ट्री वगैरह और इन सबको बढ़ावा दिया गया था, तो तभी ये किया गया था। अब टंगस्टन के अनुप्रयोग कहाँ हैं, तो अब जब अप्लाइड में आता है तो ऐसे शायद ही कोई क्षेत्र होता है जहाँ उपयोग ना हो सके ऐसी चीज़ें। तो साइंस में सारी चीज़ों में यूज हो जाता है, तो चाहे इलेक्ट्रिक हो, एरोस्पेस हो, चिकित्सा हो, इंडस्ट्री हो, सब जगह यूज हो सकता है। इसमें सैन्य के कवच जो होते हैं, जो कि हमने पढ़ा ये कठोर होता है, तो जो कवच होते हैं सैन्य, मतलब सैनिक पहनते हैं, उनमें भी यूज हो सकता है, बाकी हर एक चीज़ में यूज हो सकता है। तो ये हो जाता है। अगला है कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, तो भारत में अगर देखा जाए तो कर्नाटक में पाया जाएगा। कर्नाटक में हम देखते हैं लोहा भी खूब पाया जाता है, तो कर्नाटक में लोहा है, वहीं क्या है, टंगस्टन भी है। तो चित्रदुर्ग और मैसूर वाले क्षेत्र प्रमुख केंद्रित है। दूसरा कहाँ है, राजस्थान में। तीसरा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो राजस्थान का नागौर जिला है, और तीसरा है आंध्र प्रदेश में, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगला है वैश्विक भंडार और उत्पादन। तो दुनिया में हर एक खनिज किसके पास सबसे ज्यादा रहता है, चाइना के पास ज्यादातर हम देखते हैं। तो सबसे बड़े टंगस्टन के भंडार किसके पास है, चाइना के पास है। और यहाँ वैश्विक उत्पादन का 80% से अधिक इसी के पास है। उसके बाद रशिया और कनाडा आते हैं। तो ज्यादातर अगर हम इन्हें देखें तो ऊपरी अक्षांशों पे ही थोड़ा दिख रहे हैं, जीरो से ऊपर की ओर इधर चाइना मिलेगा। तो अब अगर हम देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन है, रूस है, और फिर कनाडा है। तो सब उत्तर में ही मिल रहे हैं, उत्तर के साथ साथ थोड़ा 30 अक्षांश के आसपास हम देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर ही देखेंगे। उसके बाद है, ये हो गया वैश्विक भंडार। अगला है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, AFT। AFT में क्या हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए कहा है AFT कुछ और बनाई जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ लंबित मामले बहुत हैं। तो AFT क्या है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। तो न्यायाधिकरण हम जानते हैं ट्रिब्यूनल है, भारतीय संविधान में भी इनके बारे में चर्चा की गई है। जो 323 का ए और बी आर्टिकल हम देखते हैं, तो भारत में सैन्य न्यायाधिकरण 2009 में स्थापित हुए थे। जैसे एनजीटी पढ़ते हैं 2010 में आया था, वो भी ट्रिब्यूनल है। तो ये सैन्य वाले न्यायाधिकरण 2009 में स्थापित हुए थे। करेंगे क्या, जैसे मान लो किसी व्यक्ति पर कोर्ट मार्शल का केस चलता है सेना में, चाहे वो सेना का हो, चाहे नौसेना का हो, चाहे वायुसेना का हो। अगर किसी के संबंध में उसे दोषी करार दिया जाता है, या कोई विवाद वगैरह होता है और उसे कोर्ट मार्शल दे सकता है, तो वो ट्रिब्यूनल में जाके अपनी शिकायत कर सकता है। मतलब एक बार ट्रिब्यूनल में वो जा सकता है। तो कोर्ट मार्शल के आदेश, निष्कर्ष, सजाओं की अपील के लिए वो जा सकता है। और अगर यहाँ के बाद कहीं जाना होता है तो हाई कोर्ट में तो जाता नहीं, क्योंकि ट्रिब्यूनल लगभग हाई कोर्ट के बराबर ही अधिकार रखते हैं।
तो ये फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में व्यक्ति जा सकता है। प्रत्येक जो ब्रांच होगी ये ट्रिब्यूनल की, उसमें कौन होता है, एक न्यायिक सदस्य होगा, एक प्रशासनिक सदस्य भी शामिल होते हैं। और ये सारे कानून कैसे काम करते हैं इनके, जो सशस्त्र बल के नियम होते हैं, सेना के नियम होते हैं, उन्हीं के अनुसार कार्य करता है। हाई कोर्ट की तरह होता है कार्य, पर नियम कौन से फॉलो होते हैं, जो न्यायाधिकरण के होते हैं, किसके, सशस्त्र बल में। अगला है एक आर्टिकल, न्यूज़ जो है किससे संबंधित है, स्वर्ण लंगूर, गोल्डन लंगूर जिसे कहते हैं। तो गोल्डन लंगूर फेमस क्यों चला है कि पिछले कुछ महीने में 3-4 गोल्डन लंगूर की हत्या हो गई है, दुर्घटना, सड़क दुर्घटना में। तो इस वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों ने मतलब क्या किया है, थोड़ा अवरुद्ध, मतलब एक तरीके से विरोध दर्शाया है। अब मेन है कि ये दुर्घटना हो रही है तो कहाँ हो रही है, गोल्डन लंगूर कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसा कि ये चौथी मौत है ये पिछले 1 महीने में। तो गोल्डन लंगूर जो होता है, गोल्डन लंगूर पाया जाता है अपने, अगर भारत में देखेंगे तो असम और भूटान की तरफ, मतलब अपने यहाँ असम और फिर भूटान की तरफ ये पाया जाता है। अब इनकी विशेषता क्या होती है, तो इनके फर से इनकी पहचान हो सकती है, मतलब इनके बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, गोल्डन टाइप के होते हैं। पर इनकी एक विशेषता होती है कि इनके फर होते हैं वो मौसम के अनुसार बदल लेते हैं। जैसे मौसम में रहेंगे उनका कलर थोड़ा चेंज होता रहेगा। अपने यहाँ भौगोलिक स्थिति हमने देखा, पश्चिमी असम में और भूटान के ब्लैक माउंटेन में पाया जाएगा। अब ब्लैक माउंटेन कई नाम से होते हैं, ब्लैक माउंटेन करके ब्लैक माउंटेन यूरोप में भी पाए जाते हैं। तो ये भूटान में ब्लैक माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे पाए जाते हैं। तो असम पूछा जाएगा या भूटान। उसके बाद है एरिया कौन सा होगा, तो भूटान के उत्तरी मानस पूर्व में, मतलब पूर्व में मानस नदी बह रही होगी, पश्चिम में संकोच नदी बह रही होगी और दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी बह रही होगी, बीच वाले एरिया में ये पाए जाएंगे। तो मैप में इन्हें देखते हैं। तो अब पहले ये भी देख सकते हैं, असम और भूटान में चूंकि वर्षा होती तो सदाबहार और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती दोनों वन पाए जाते हैं। पर्णपाती तो पूरे भारत में ही पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और सदाबहार जो वन होते हैं वो पाए जाते हैं। तो है, और यहाँ सवाना भी है। अब भूटान का देखें एरिया, तो भूटान में अगर हम पूरा देखें तो अभी हमने देखा कि पूरब की ओर क्या दिख रहा था, मानस नदी बह रही थी, तो पूरब की ओर मानस नदी थी, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है, तो मानस नदी। और इधर की ओर जो हमने देखा संकोच नदी बह रही है, वो भी इधर आ रही है। और बीच वाले एरिया में ये गोल्डन लंगूर पाए जा रहे हैं। पर केवल इतना ही नहीं, हम अब थोड़ा भूटान की मैपिंग देख लेते हैं। तो भूटान का जो राजधानी है वो इधर की तरफ थिम्पू मिलेगा। भूटान में एक जिग्मे दोरजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो पिछले 1-2 वर्षों में काफी चर्चा में रही है चाइना के विवाद के कारण, क्योंकि एक बार चाइना ने दावा किया था ये हमारे क्षेत्र में आता है। तो जिग्मे दोरजी कल के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये याद रखना है। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट है वो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चूंकि मानस रिवर इधर बह रही है तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इधर होगी। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर पूछा जाएगा भूटान से सीमा बनाती है तो बिल्कुल भूटान के आसपास है। फिर हमने पढ़ा है द्वार प्लेन्स भी, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में हमने देखते हैं कि जो द्वार घास के मैदान और जो मैदान पाए जाते हैं, तो द्वार कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल वाले एरिया और इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर वाले एरिया में। तो ब्रह्मपुत्र नदी है बह रही है, तो उसके ऊपर द्वार प्लेन्स भी पाए जाते हैं, तो ये याद रखना था। तो ग्रेट हिमालयन रेंज ये रही, ग्रेट हिमालयन रेंज। उसके नीचे जिग्मे दोरजी है, वहाँ पे ब्लैक माउंटेन्स है, ये पूरा ब्लैक माउंटेन्स, और ये उसकी ब्लैक माउंटेन्स की चोटी है। और इसके बाद ये मानस बह रही है, तो ये हो गया। अब थिम्पू हमने देखा, भूटान की राजधानी थिम्पू ये है, हिमालयन ऊपर की तरफ मिलेंगे। संकोच नदी जो हमने देखा था कि पश्चिमी सीमा पे है, वो है संकोच। और संकोच नदी और मानस नदी ये दोनों किस में मिल रही है, ब्रह्मपुत्र नदी में। अब पिछले 1 वर्ष में ही गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी एक चर्चा में रही है। भूटान में ज़्यादातर शहर बड़े विकसित नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति को थोड़ा संरक्षण देते हैं, पर जो पहला बड़ा सिटी बनना है, जो इंडस्ट्री वगैरह के लिए, वो गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी बनना है। और ये चूंकि भारत डेवलप कर रहा है, तो बिल्कुल भारत की सीमा पे ही है, भारत भी इसमें मदद कर रहा है। तो अब गोल्डन लंगूर के बारे में देख सकते हैं। तो गोल्डन लंगूर अगर हमें ज़्यादा नहीं दिखते हैं तो नॉर्मल सी बात है, ये अनुसूची वन में ही होते हैं जो ज़्यादा संरक्षण जिन्हें दिया जाता है। तो परसिस्टी वन में है 1972 के में, और जो साइट्स वाला ट्रेड वाला है उसमें भी वन में है। और इन आईयूसीएन की लुप्त प्राय प्रजातियों में पाए जाते हैं ये गोल्डन लंगूर। अब अगला आर्टिकल है जो पंचायत से संसद के बारे में, ये भी हमने एक वीडियो में चर्चा कर रखी है इसकी। पंचायत से संसद, तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, महिला जागरूकता और सशक्तिकरण पहल है। हुआ क्या है, जो पंचायत और स्थानीय स्तर पर महिलाएं जो चुनी गई हैं प्रतिनिधि, जैसे प्रधान चुनी गई हैं या कहीं नगर पालिका में, उन्हें संसद में लाके थोड़ा उनका सशक्तिकरण करना है, मतलब उन्हें जागरूक करना है। तो ये है महिला आयोग और जनजाति मामलों के मंत्रालय इसका कर रहा है
कब किया गया है? तो इसे उद्घाटन इसका किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ने किया है 6 जनवरी को। 2.0 है कार्यक्रम और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी ये तब किया गया है।